दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य आपसे अपने चैनल सच आज का से संबोधित कर रहा हूं। सारे श्रोताओं को, सारे दर्शकों को प्रेम भरी नमस्ते। आप जानते हैं कि हमने अपने पिछले वीडियो में समीक्षा की थी जम्मू कश्मीर के होने वाले चुनावों के संभावित परिणाम की। आज हम ये चर्चा करेंगे कि हरियाणा में, जिसमें वोटिंग है 1 अक्टूबर को और 4 अक्टूबर को इस विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, तो जो हरियाणा में चुनावी दंगल मचेगा उसमें कौन जीतेगा। इसलिए आज हमारे वीडियो का जो टाइटल है वो भी यही है कि हरियाणा का दंगल किसका होगा मंगल। क्योंकि ये वीडियो पूरी 90 विधानसभाओं को बाद में जाकर कवर करेगा, इसलिए ये वीडियो की श्रृंखला है। तो ये पहला वीडियो है आपके लिए। अब इसमें दो ही दावेदार हैं मुख्य। वैसे तो दावा करने वाले बहुत सारे लोग मैदान में हैं, परंतु इस चुनावी दंगल में जो मुख्य प्लेयर हैं, मेन खिलाड़ी हैं, वो है एक रूलिंग पार्टी जिसका आज राज चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी, और उसके प्रतिनिधि के रूप में चीफ मिनिस्टर श्री नायब सिंह सैनी, और उनको चुनौती दे रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, इसी विधानसभा के सदस्य और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 2 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस फ्रंट पर वो जुझारू लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि दंगल तो होगा, परंतु इस दंगल में मंगल किसका होगा, कौन देखेगा, ये एक बड़ा विचारणीय विषय है। कौन आगे आएगा। सबसे पहले हमें हरियाणा की जनमानस की भूमिका जाननी आवश्यक है। मैं इन 2 पार्टियों को मुख्य पार्टी मान रहा हूं चुनावी दंगल में। वैसे इनेलो भी है, बसपा भी है, जेजेपी भी है, निर्दलीय भी खड़े होंगे। हो सकता है उनमें से 1, 2, 4 सीटें वो जीत भी जाएं, परंतु वो पूरे परिणाम पर, चुनाव के परिणाम पर कोई प्रभाव डालेंगे, इसकी कोई संभावना नहीं। अगला राज 5 साल किसके हाथ में रहेगा, ये 2024 4 अक्टूबर बिल्कुल घोषित हो जाएगा। या तो वो जिस पार्टी का राज चल रहा है वो हैट्रिक लगाएगी, यानी तीसरी बार उनका राज होगा भारतीय जनता पार्टी का, या कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को रिप्लेस कर देगी। इन सब बातों को जानने के लिए दंगल की भूमिका बहुत बहुत आवश्यक है। और हम उससे पहले ये जानना चाहते हैं कि हरियाणा की जातिगत जनसंख्या क्यों। अब आप ये कहेंगे कि अब जातिगत जनसंख्या का चुनाव से क्या मतलब है। हरियाणवी चुनाव में और देश के बाकी प्रदेशों में भी लगभग ऐसा ही है, जातियों का ही चुनावों से संबंध है। और लोगों की जातियां पता भी तब लगती हैं जब चुनाव आते हैं, क्योंकि एक विशेष जाति एक विशेष पार्टी का समर्थन करती, कारण कुछ भी हो, कारणों की चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हमारे 10 लोकसभा क्षेत्र हैं और उसमें 90 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। हर लोकसभा में 9 विधानसभा। और अभी आप जानते हैं 2024 में जून में लोकसभाओं का इलेक्शन हुआ। जैसे लोकसभा क्षेत्रों में इलेक्शन हुआ, पूरे देश के अंदर लोकसभा इलेक्शन हुआ। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी 2014 में, 2019 में तो लगभग सारी सीटें, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। परंतु इस बार ना ही हरियाणा में मोदी फैक्टर चला, ना भारतीय जनता पार्टी का वो पुराना जो स्वरूप है वो सामने आया, और वो 5 सीटें जीत पाए और 5 सीटें कांग्रेस ने जीती। इससे कांग्रेस जो पिछले 10 सालों में बहुत नीचे, लो प्रोफाइल में चल रही थी, सारे कार्यकर्ता एकदम सक्रिय हो गए।
आप जानते हैं नेताओं ने नहीं, ये जो पिछला लोकसभा इलेक्शन होके हटा, ये नेताओं ने नहीं, जनता ने लड़ा। तो जनता की आवाज थी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है लगभग लगभग पोडियम पर इकट्ठी खड़ी हैं, आमने सामने खड़ी हैं, बराबर की संख्या में खड़ी हैं। 5 लोकसभा सीटें बीजेपी की आई, 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस की आई। परंतु इससे आगे मैं आपको बयान करूं, मैं चर्चा कर रहा था जातिगत जनसंख्या की। ये संभावित है, पूरा आंकड़ा किसी के पास नहीं, क्योंकि पूरे देश में ये डिमांड उठ रही है कि जातिगत जनसंख्या होनी चाहिए। परंतु हमारे पास जो भी आंकड़े हैं वो 2011 के हैं। उन आंकड़ों के आधार पर हम ये बता सकते हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं। लोग अपने अपने क्लेम और जातियां अपना अपना क्लेम अलग से करती हैं। अब सरकारी क्लेम ठीक है या लोगों का क्लेम ठीक है, ये तो जब जातिगत जनगणना होगी तब पता लगेगा। तो 2011 के डाटा से ये पता लगता है कि जाट सबसे ज्यादा संख्या में है, लगभग 22% के आसपास। फिर दलित हैं 20%, पिछड़ा समाज ए और बी दोनों वर्ग का 18% है, ब्राह्मण 7% हैं, मुस्लिम 6% हैं या 7% हैं, वैश्य 5% हैं। अब पंजाबी और सिख समाज, इनकी जो परसेंटेज है, पॉपुलेशन परसेंटेज, इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट सा है। पंजाबी एक भाषाई ग्रुप है, जाति ग्रुप नहीं है। और सिख समाज भी लगभग ऐसा, क्योंकि पंजाबियों से ही सिख बने, इसीलिए इनकी संख्या समाज कहता है कि 22% है और शायद 22 से भी अधिक है। परंतु वास्तविकता में जो सरकारी डेटा है उसके अंदर पंजाबी खत्री को अलग बताया जाता है, पंजाबी अरोड़े की संख्या अलग बताई जाती है, ब्राह्मणों की ब्राह्मणों में काउंट हो जाती है, पंजाबी पिछड़ों की पिछड़ों में काउंट हो जाती है, पंजाबी दलित की दलितों में हो जाती है। परंतु ये पंजाबी समूह अपने आप को एक समूह के रूप में मानता है। ये भाषाई ग्रुप है और ये भाषाई ग्रुप जो है, इसमें विभिन्न जातियां हैं, ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, इसमें जाट भी हैं, यानी सिख जाट जिनको हम कहते हैं, सिख खत्री भी हैं, जाट भी हैं, और दलित जातियां भी हैं, वैश्य भी हैं। ये सारे अपने आप को 26% तक कहते हैं, परंतु डाटा जो है इनका अंदाजन बता रहा हूं, ये संभावित बता रहा हूं 22%। अब हम जातिगत जनसंख्या की बात होगी, आगे चलते हैं। लोकसभा क्षेत्र 10, हर लोकसभा क्षेत्र में 9 सीटें, तो विधानसभा की 90 सीटें। 2024 का लोकसभा का परिणाम मैंने पहले ही बोल दिया, 5 सीट बीजेपी को मिली थी, 5 सीट कांग्रेस को मिली थी। और यदि उनके असेंबली सेगमेंट्स यानी विधानसभा सीट्स के ऊपर हम दृष्टि दौड़ाएं तो 90 विधानसभा सीट्स पर बीजेपी तकरीबन 44 सीटों पर और और कांग्रेस जमा आम आदमी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन 46 सीटों पर आ गई। बीजेपी 44 पर और कांग्रेस जो है अपने इंडिया गठबंधन के सहयोगी आम आदमी पार्टी के साथ 46 सीटों पर आ गई। अब इन सीटों की जो विवेचना है, यानी लोकसभा के परिणाम को यदि हम विधानसभा के साथ जोड़ते हैं तो वो ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मुद्दे तो लगभग जिनकी मैं चर्चा आगे करूंगा वो यही रहेंगे, चाहे वो विधानसभा का चुनाव था, चाहे यहां लोकसभा का चुनाव था। थोड़े से स्थानीय मुद्दे उसके अंदर जुड़ जाते हैं जब विधानसभा का चुनाव आता है, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले इन सीटों की बात कर लें कि लोकसभा के चुनावों में लगभग दोनों पार्टियां बराबर पोडियम पे खड़ी थी, 50% दोनों ने लिया था। यानी भाजपा को 2 सीटें कम मिली थी, 44 सीटों पर रही, और इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस प्रमुख पार्टी थी, आम आदमी पार्टी के साथ वो लड़ी और 46 सीटों पर आ गई। इससे एक इंडिकेशन मिलता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। वो इंडिकेशन कैसे? जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो आप जानते हैं आज की वर्तमान अवस्था में हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं इलेक्शन मैं लड़ रहा हूं, यानी मोदी के फेस पे लड़ा जा रहा है।
ए खड़ा है, बी खड़ा है, सी खड़ा, आपका जो भी कैंडिडेट है उस कैंडिडेट को मत देखो, मेरे चेहरे को देखो। ये भी प्रचार करने का बड़ा जबरदस्त तरीका है। यानी काम तो हमें लेने हैं अपने उस प्रतिनिधि से जो यहां से स्थानीय खड़ा है, किसी भी पार्टी का हो। और भारतीय जनता पार्टी ये कहते हैं कि हमारे स्थानीय प्रत्याशी की शक्ल मत देखिए, अच्छा है बुरा है, काम किया या नहीं किया, और मोदी की शक्ल देखें। खैर ये नारा चलता रहा 10 साल तो खूब चला, परंतु इस लोकसभा के चुनाव में ये नारा कमजोर हो गया, क्योंकि जब इलेक्शन का रिजल्ट आया और 46 सीटों के ऊपर जो है विपक्षी गठबंधन आगे आया, तो ये आवाज उठी समाज में कि यदि जीतने का सेहरा मोदी जी के सिर पे है तो हारने का सेहरा किसके सिर पे होगा। स्थानीय बीजेपी के विधायकों या अध्यक्ष या मुख्यमंत्री के सिर पर नहीं बांधा जा सकता। खैर जो भी हो, ये तो लोक चर्चा की बात थी। मैं जब हम फोरकास्ट करते हैं यानी भविष्यवाणी करते हैं, ये अनुमान होता, और वो अनुमान यदि मैं यूं कह दूं कि इतने हमने 1 लाख सैंपल लिए, हर शहर में इतने सैंपल लिए और विधानसभा से इतने सैंपल लिए, ये बातें बड़े चैनल तो कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते, परंतु इन चैनल्स की इन बातों में भी क्या सत्यता है वो भी सिद्ध हो गई। 400 सीटों की बात करते हैं ये चैनल, मिलती हैं 240, पोल खुल गई। इसीलिए सबसे बड़ा कारण जो है, यदि मोदी जी के कहने पे वोट डालेंगे, तो मैं ये मानता हूं, एक रफ एस्टिमेट है कि 20% वोटर्स ने हर विधानसभा में मोदी जी की शक्ल पे बीजेपी को वोट दिया। यानी यदि आप बीजेपी के वोटों से जो उन्होंने प्राप्त किए 20% मोदी जी के वोट घटा दें, तो बहुत बुरी अवस्था हो जाती है, बहुत थोड़े वोट रह जाते हैं और वो मुकाबला नहीं कर पाते। कांग्रेस का किसी प्रकार से भी मुकाबला नहीं कर पाती। 46 सीट आते ही सारे कांग्रेस में जागृति आ गई, करंट दौड़ गया और वो खड़े हो गए, सारे कार्यकर्ता खड़े हो गए, सारे नेता खड़े हो गए, क्योंकि ये विधानसभा का इलेक्शन 3-4 महीने के बाद यानी कि अक्टूबर में होने वाला है, जून से अक्टूबर के बीच में जो भी समय है, और वो यहां के स्थानीय मुद्दों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता। तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये कोई पैरामीटर नहीं कि लोकसभा में किसको किस विधानसभा में आगे बढ़त मिली, आगे मिलेगी कि ना मिली, परंतु एक इंडिकेटर है, एक दिशा सूचक है जो ये बताता है कि कांग्रेस पीछे नहीं। सो अब भारतीय जनता पार्टी को अपने 10 साल के कार्यों का हिसाब देना होगा, और उस हिसाब के आधार पर हरियाणा की जनता जो है फैसला करेगी कि किसको राज सौंपना, किसको ताज सौंपना। इससे पहले कि मैं चर्चा करूं किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इसकी व्याख्या करूं, वो बाद की बात है। सबसे पहले मुद्दों की बात करते हैं। मुद्दे बहुत बड़ी, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। आप जनता में जाएंगे तो आपके पास क्या मुद्दे होंगे, आप जनता को किस मुंह से कहेंगे कि हमें वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी हो सकता है, मैं पहले भाजपा के मुद्दों की बात करता हूं। भाजपा के पास मुद्दों की कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। भाजपा को तो अपनी सफाई देनी ही मुश्किल पड़ जाएगी। उनको तो लोग पूछेंगे कि आपने 10 साल में स्वास्थ्य में क्या किया, शिक्षा में क्या किया, बेरोजगारी में क्या किया, महंगाई घटाने के लिए क्या किया, स्त्री सशक्तिकरण के लिए क्या किया, दलितों के लिए क्या किया, पिछड़ों के लिए क्या किया। और अब तो एक और बात आ गई है जो विपक्ष उठा रहा कि आप संविधान की रक्षा क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि संविधान को बदलने का मंसूबा आप लिए हुए हैं। अब ये बात कितनी सच्ची है ये तो आप, इसकी विवेचना मैं आप पर छोड़ता हूं, परंतु हां कुछ इशारे दिए। हमारी लोकसभा के अंदर इस प्रकार के प्रयास हुए कि संविधान को और खास तौर पे आरक्षण को बदल दिया जाए या कम किया जाए या उसका कोई स्वरूप बदला जाए। ये मुद्दे रहेंगे बीजेपी के पास, बिल्कुल नहीं, इन मुद्दों के ऊपर बीजेपी चर्चा नहीं करेगी, ये बात मान के चलिए। कुछ सुविधाएं देने जा रही है, इतना मैंने अस्पतालों के लिए काम किया,
इस स्कीम में इतने पैसे मिलेंगे, वृद्ध पेंशन इतनी मिलेगी, महिलाओं को इतनी मिलेगी, बस में मुफ्त सवारी होगी, इस प्रकार की चर्चा करेंगे। 500 वाट तक आपको बिजली का खर्चा नहीं पड़ेगा, इस प्रकार की चर्चा करेगी। और ये चर्चा तो कांग्रेस भी करेगी। तो कांग्रेस और भाजपा के मुद्दों में अंतर क्या हुआ? जनता कैसे इन मुद्दों में से अच्छे मुद्दों को संभालेगी और अच्छे पार्टी के ऊपर निशान लगाना चाहेगी और उसको जिताना चाहेगी। सब जानते हैं जातिगत राजनीति चलती है इस प्रदेश के अंदर, और बड़ी भयंकर चलती है, थोड़ी नहीं। पूरे 4.5 साल ठीक रहता वातावरण, जैसे 2-3 महीने इलेक्शन के आने लगते हैं उस टाइम हम जातियों की बात करना शुरू कर देते हैं। हर जाति अपनी संख्या अधिक बताकर और पॉलिटिकल पार्टी से अधिक सीटें मांगने की डिमांड करती है, और यदि टिकट मिल जाती है तो उसके बाद अपनी जाति के मतदाताओं में जाकर उनसे आह्वान करती है कि आप मेरी जाति के हैं इसलिए मुझे वोट दो। यानी मुद्दों की चर्चा नहीं है ज्यादा। और बीजेपी का तो मुद्दा ही एक है। मैं बीजेपी के विरोध में नहीं बोल रहा, है तो वास्तविकता है। आपको हरियाणा का नागरिक कोई किसी से भी बात करिए यही बात करेगा। 2014 में अन्य मुद्दे सब गौण थे, मुद्दों की चर्चा बहुत होती है, संकल्प पत्र भी दिखाए जाते हैं, चुनावी घोषणा पत्र भी प्रकाशित होते हैं, परंतु वो सब दिखावी, मुद्दा एक ही होता है। बीजेपी की पहले बात चर्चा कर लें, जाट और नॉन जाट का। जाट को वापस मत आने दो, जाट को अधिकार मत करने दो। जब से हरियाणा बना, जाटों ने अधिकांश समय जो है वो राज किया, यानी मुख्यमंत्री बने रहे। जाट आएगा अन्य जातियों को तंग कर देगा, खा जाएगा, इस प्रकार का बहका वातावरण बीजेपी बनाती है, अब भी बनाएगी। 14 में बनाया, 2014 में, 2019 में बनाया, 2024 में क्यों नहीं बनाएगी? दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं, जाट और नॉन जाट के ऊपर ही वोट मांगे। जबकि कांग्रेस विकासवाद की बात करेगी, कांग्रेस इन सब मुद्दों की, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे वृद्ध भत्ते की बात हो, इन सामाजिक और नेशनल दोनों मुद्दे जो हैं उनको मिलाकर बात करेगी। क्योंकि उसके पास ये कहने की तो बात ही नहीं, कोई कांग्रेस में नहीं कह सकता कि मैं जाट हूं इसलिए मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए, मैं नॉन जाट हूं इसलिए मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। कहता तो कोई बीजेपी में भी नहीं, परंतु फील्ड के अंदर ये सब कहते हैं। और बीजेपी के पास तो एक ही मुद्दा होता है कि अन्य सब बातें भूल जाओ, सारे दोष भूल जाओ, नॉन जाट को आगे आओ, जाट को नहीं लाने थे। इस तरह की चर्चा होती है। जब ये अपने मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, तब भी उनके सामने यही मुद्दा होता है। और एक मुद्दा जो है मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूं, ये मुद्दा रहेगा, देश की जनता आप देखेंगे ये भी मुद्दा रहेगा। इन सब बातों जिनकी मैंने चर्चा की वो तो रहेंगे, परंतु एक मुद्दा विनेश फोगाट का भी रहेगा। विनेश फोगाट से हमारी फार्मिंग कम्युनिटी बड़ी आहत हुई है। जो घटना हुई है विनेश के साथ, सबसे पहले दुर्व्यवहार की और न्यायालय की खास तौर पे उसके ऊपर देरी, सरकार की तरफ से उस केस को न्यायालय में लाने के लिए और उसको अंतिम सीमा तक पहुंचाने की देरी, और उसके उपरांत जब सिलेक्शन होने में अड़चने आई, सिलेक्शन हो गया तो वहां पर हरियाणा के ग्रामीण जनता में 100%, ग्रामीण जनता की बात कर रहा हूं, 100% लोग ये मानते हैं कि वहां पर हमारे खेल संघ, हमारी ओलंपिक एसोसिएशन और सरकार परोक्ष रूप से इसकी जिम्मेवार है कि विनेश फोगाट को मेडल नहीं लाया, मेडल नहीं मिला। विनेश फोगाट तो अपने लिए तो लड़ ही रही थी, परंतु वो देश के लिए सबसे पहले लड़ रही थी, और यदि मेडल आता तो वो देश का भी मेडल माना जाता, और पहली बार महिला कुश्ती में गोल्ड आने की संभावना थी। ये भी एक मुद्दा रहेगा। जो लाठियां बरसाई गई, लोग कहते हैं साहब जाट जो हैं वो एकत्रित हो गए हैं, कहते हैं, अवश्य कहेंगे, परंतु किसी ने क्या इसके ऊपर भी थोड़ा कहा कि सिर्फ जाट ही फार्मिंग कम्युनिटी नहीं है, गुजर भी हैं, अहीर भी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, दूसरे पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, कई पंजाबी भी हैं, कई दलित जातियां भी, वो खेती बाड़ी में करती हैं, और जो फार्म लेबर है उसमें तो दलित जातियां 100% है। वो सारी इससे दुखी हैं। यदि किसान की जेब में पैसा नहीं होता
तो लेबर की जेब में भी पैसा नहीं होता, आप ये मानिए। जिस प्रकार से किसान आंदोलन में उनको पीटा गया, 750 किसानों की हत्या हुई एक तरह से, उसको हरियाणा भूला नहीं है। थोड़ा सा भूलने लगा था तो हमारे बीजेपी के जो मुख्यमंत्री पिछले थे, उन्होंने अपनी बड़ा कलाकारी दिखाई कि पंजाब के कुछ किसानों ने प्रदर्शन किया और वो हरियाणा पंजाब के बॉर्डर से आना चाहते थे, तो हरियाणा के लोग भी उनके साथ जाकर मिले, क्योंकि पंजाब की फार्मिंग कम्युनिटी और हरियाणा की फार्मिंग कम्युनिटी लगभग एक ही स्तर पर सोचती है और एक दूसरे के साथ खूब मिलती जुलती है। तो हरियाणा के किसानों की भी बुरी तरह पिटाई हुई, और ये बात जो मैं कह रहा हूं ये एक मुद्दा बन के आएगी, और आप कुरुक्षेत्र में इस बात को देखेंगे, अंबाले में इस बात को देखेंगे, और थोड़ा बहुत करनाल में भी आपको इस बात को नजर आएगा। कैथल तक ये प्रभाव रहेगा। वैसे तो फार्मर्स पूरे प्रांत में जितने भी जिले हैं, सब जिलों से इस आंदोलन में शामिल हुए, परंतु जो वास्तविकता धरातल पर है, वहां के स्थानीय लोगों को इस तरह की तकलीफों का बड़ा भारी सामना करना पड़ा। मैं इस अपनी पहली सीरीज को यहीं समाप्त करता हूं आज। अगले वीडियो में आपको 90 विधानसभाओं की विवेचना बताई जाएगी। एक वीडियो के अंदर तो 90 विधानसभाओं को कवर करना आसान नहीं है, क्योंकि हम जब भी विधानसभा के बारे में चर्चा करेंगे उसके संभावित परिणाम की, तो सीधी सी बात ये नहीं कहेंगे यहां से ये जीतेगा, यहां से ये हारेगा। ये तुक्केबाजी हमसे नहीं होगी। हम आपको तर्क देंगे, बौद्धिक स्तर पर आपको जाकर समझाएंगे कि क्यों इस सीट के ऊपर फला पार्टी का जीतना संभावित है। और लगभग ये क्योंकि जनता से इकट्ठे किए गए अनुमान है, हमारे व्यक्तिगत अनुमान नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारी बात जो है वो ठीक निकलेगी। तो एक वीडियो नहीं, कई वीडियो की सीरीज होगी, और थोड़े थोड़े करके हम लोकसभा क्षेत्र वाइज, यानी एक लोकसभा में 9 सीटें होती हैं, तो हो सकता है हम अपने पहले वीडियो में 18 सीटों को लें या 27 सीटों को लें, तो इस प्रकार से 90 सीटों को हम कवर करेंगे। मैं समझता हूं आपने हमारी बात को ध्यान से सुना। यदि आप हमारे साथ प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, हमें प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, क्योंकि ये बौद्धिक स्तर पर किया गया विवेचन है। कोई फंडिंग नहीं है सरकारी या गैर सरकारी। हम अपने लेवल पर, अपने अनुभव पर, लोगों से उनके अनुभव जानकर, शेयर करके, साझा करके आपके सामने ये सारा हम अपना सर्वे, जिसको आप कह लीजिए, लाते हैं। धन्यवाद। अगली मीटिंग आपसे फिर होगी।